नमस्कार, सियांगोंग न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। तो सियांगोंग न्यूज़ लाइव आज पहुंच चुका है ईटानगर में और आज हमारे ईटानगर में पहुंचने का रीज़न हम आपको बताएंगे। जो हमारे सामने शख्स बैठा हुआ है ये कोई और नहीं बल्कि पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा जो यहाँ पे आज हमारा अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में जो एमपी कैंडिडेट के लिए पुटअप किया गया है वो है, इनका नाम है तेची राणा जी। तो सर आपका बारे में तो जितना अभी हमारे पास नॉलेज है तो इतना कास्ट तो नॉलेज नहीं है, लेकिन आपका जो इलेक्शन कमीशन जो उनका पोर्टल है वहाँ से हमने आपका जो फॉर्म 26 को हमने डाउनलोड करके आपके बारे में देखा था। तो हमें तो कुछ देखने को मिला नहीं क्योंकि फॉर्म बहुत सिंपल था। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स में भी हमें कुछ देखने को नहीं मिला है, बस एक गाड़ी देखने को मिला है। तो आपको सबसे पहले हम आपका विजन और मैनिफेस्टो में उतरने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन में उतरना एक इजी टास्क नहीं है। अगर किसी के पास अगर फाइनेंशियली वो वीक है तो वो सोचते भी नहीं है कि वो इलेक्शन में उतरेंगे। तो पहला सवाल हम आपसे यही रखेंगे कि इंसान के लिए इलेक्शन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है, तो ये डिसीजन आपने कैसा लिया कि बिना फाइनेंशियल हेल्दी, आपका पास फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद भी आप इस इलेक्शन में उतरने के लिए ट्राई कर रहे हैं? जी नमस्ते अरुणाचल एंड गुड इवनिंग। जैसे कि आपने बताया कि जो बिना एसेट्स का, बिना मॉनेटरी बैकिंग का किसी भी शख्स के लिए कोई इलेक्शन में उतरने के लिए ये सोचना बहुत मतलब ये आप यू कैन नॉट इमेजिन कि कोई कैसे उतर सकता है बोल के। बिकॉज एटलीस्ट इन अरुणाचल द ट्रेंड हैज़ बिन बिकॉज to get into the election system, the person plans it for the at least 15-20 years, 20-25 साल का प्लान करता है इलेक्शन में उतरने के लिए, तब जाके उनका रोड मैप क्लियर रहता है। लेकिन हमारा केस में क्या हुआ है कि ये कम्प्लीटली सिचुएशनल है। आप लोगों को पता है जैसे कि एक मुहिम हमने छेड़ के रखा है पिछले 2 साल से। तो ये इशू जो है बहुत सीरियस इशू है एंड इसका जो रेलेवेंस है, इसका सीरियसनेस जो है अरुणाचल के हर एक घर से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो डीसीएम हो, चाहे वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, एमपी का बच्चा भी कल को इसी सिस्टम में बैठना है। तो इस ऐसे इशू को जब रिजॉल्व नहीं करता है और हमने अपना जितना डेमोक्रेटिक मीन्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट कर सकता था वो हमने किया अपना तरफ से। ये सब एग्जॉस्ट होने के बाद में तभी भी जब पॉलिटिकल विल दिखाई नहीं देता है इशू को रिजॉल्व करने के लिए, जो ऐसे इशू को जो एक्चुअल में अगर रिजॉल्व किया जाए तो 2-3 महीने के अंदर कर सकता था। तो ऐसे में पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को हमें लगा कि कुछ लोग जो है इस इलेक्शन में आगे आके इस इशू को आगे लेके जाएंगे तो हम उनको अपना समर्थन देंगे। लेकिन ऐसे नहीं हुआ तो हमारी टीम से किसी को इस पॉलिटिकल जो एडवेंचरिज्म है वो भी करना था। लेकिन हालांकि आप लोगों को पता है कि जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो टीम है ये पूरा सिर्फ और सिर्फ एस्पायरेंट लोगों का जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है इन लोगों का एक वो है संगठन है। ऐसे में किसी को इलेक्शन में उतरना ये कभी सपना में भी हमने सोचा नहीं था। लेकिन सिचुएशन ऐसे किया है कि कंपेल किया कि हमें कि हम में से ही किसी को उतरना पड़ा। तो जैसे आपने मुझे बताया कि आपने ईसीआई का फॉर्म वेबसाइट से हमारा फॉर्म नंबर 26 को डाउनलोड करके मैं हमारे जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उसको चेक किया। तो मैं बता दूं कि मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे माँ पिताजी बस्ती में रहते हैं। बट देन एक चीज़ इन्होंने अच्छा किया है कि उन्होंने मुझे जो एजुकेशन है वो सही दिया, गलत और सही को फ़र्क नहीं का ताकत मुझे दिया। तो जब इस इशू का मैं एक प्राइमरी विक्टिम रहा हूँ इतना सालों से, तो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल विल को लेके आने के लिए जो टीम ने एक कॉन्फिडेंस दिया मुझ पे कि आप जितना वॉइसलेस है, जितना एग्रीड एस्पायरेंट्स इनको आवाज़ बनने के लिए पॉलिटिकल अरेना में उतरने के लिए जो एक सपोर्ट दिखाया, तो मैंने उस चीज़ को कबूल करके वो किया है। तो मेरा पर्सनल लेवल में आप एसेट्स की बात करें तो आप लोगों को पता है कि एक मेरा पास एक छोटा सा गाड़ी है जो मेरा फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, जिसका वैल्यूएशन 4 लाख के आसपास का है। एंड देन कुछ सेविंग्स होगा 1 लाख रुपये के आसपास में है। बस इसके अलावा मेरे पास कोई एसेट्स नहीं है। एंड मैं रहता हूँ एक छोटा सा रेंट हाउस पे, एक किराए के घर पे रहता हूँ, जिनका जो मंथली भाड़ा है, किराया जो है 5,000 रुपये करके है। एंड जब से इस इशू में जुड़ा हूँ तब से उस 12 घर में भी बहुत बार पुलिस आके मुझे परेशान किया। तो इसीलिए पिछले 6-7 महीने से मैं उस कमरे में गया भी नहीं हूँ एक्चुअली। तो आप मान के चलिए कि 6-7 महीने से मैंने उसका अभी तक रेंट भी भरा नहीं है। तो सिचुएशन ऐसा है। तो ऐसे में इसमें उतरने के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सिचुएशन ऐसा कंपेल किया कि हमें यूथ को ये इतना फोर्स किया कि अब इस सिचुएशन पे हम करके देखेंगे बोल के, क्योंकि जब पॉलिटिकल विल सिस्टम से नहीं आ रहा है तो सिस्टम में घुस के विल को खुद बनाने का एक चाह है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन दैट वी हैव
जो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ के रखा है, दैट इज़ वी कॉल इट द डाउन ऑफ रेवोल्यूशन। बिकॉज एक रेवोल्यूशन जब आप छेड़ता है, इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया, एक आइडिया एक सोच से शुरू होता है। लेकिन जब आप रेवोल्यूशंस में होता है तो उसमें बहुत सारा जो रोड ब्लॉकेज है वो आता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रोड ब्लॉक, आप एक रेवोल्यूशन में यू डू नॉट कीप द, आप वहाँ से क्विट नहीं करते हैं, बट देन जब जब रोड ब्लॉक आता है यू फाइंड ए वे टू मैन्यूवर थ्रू इट। सो दिस इज़ अ प्रोसेस लाइक दैट, एंड इट इज़ अ प्योर सेक्रीफाइस, नॉट बिकॉज आई हैव एनी पॉलिटिकल एम्बिशंस। मेरे पास कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है। मैं एक साधारण एक स्टूडेंट हूँ जो पिछले 9 सालों से दिन में कम से कम 12 घंटा का इन्वेस्टमेंट करके मैं दिन में पढ़ाई कर रहा था, बस एक प्रॉपर सिस्टम में एक सरकारी नौकरी चाहने के लिए, एंड अपना फैमिली को एक डिसेंट लाइफ देने के लिए। तो सर हम और भी सवाल जवाब करेंगे, लेकिन लेट्स कम इनटू योर विजन एंड मैनिफेस्टो। जैसे एज ए एमपी अगर आप विजय होकर आते हैं अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री से, तो आपका विजन और मैनिफेस्टो क्या होगा? मतलब आप कौन सा विजन देख कर रखा है, एंड व्हाट विल बी योर इलेक्शन मैनिफेस्टो? So basically the interesting part is none of the MPs that has come, अभी तक जितना भी MPs अपना नॉमिनेशन फाइल कैंडिडेचर फाइल वो किया है, डिक्लेयर किया है, आप लोगों को ताजुब होगा इस चीज़ को, शायद से आप लोगों ने गौर नहीं किया हो तो किसी भी MP का कोई मैनिफेस्टो अभी तक बना नहीं है, एंड नो वन हैज़ कम विद मैनिफेस्टो। बट इंटरेस्टिंगली आई एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉर द एंटायर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल, तो हमारा जो पैम्पलेट्स जो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है वो आप लोग को मेरा विजन्स एक मैनिफेस्टो के रूप में दिखाई देंगे, जिसमें हमने सबसे पहले प्राइमोडियल जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जो अरुणाचल में पिछले 2 साल से चल रहा है, दैट इज़ द APPSC पेपर लीकेज स्कैम। इस इशू को हम चाहते हैं कि जब 2 साल से जब सोसाइटी यहाँ में एग्रुप एस्पायरेंट्स यहाँ के यूथ जो है रो रहे हैं या तड़प रहे हैं, तो इसका अटेंशन कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में आज तक कभी पहुँचा नहीं है। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये जो इशू है, जो आज का जो एग्जिस्टिंग MP है तपिर गाव जी हो, या फिर सिटिंग जो यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू सर जी हो, या फिर हमारा राज्यसभा का जो MP है नबम रेबिया जी सर जो है, इन लोगों का तरफ से ये इसका कभी पार्लियामेंट की फ्लोर में कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं। मतलब इस इशू को जो है आज तक 2 साल में भी इसका कभी नेशनल अटेंशन मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब डबल इंजन सरकार के जब आप बात करते हो, जब आपके राज्य सरकार का जो इंजन जो फेल हो चुका है, तो इसका केंद्र सरकार में भी इसका आवाज़ गूंजना ज़रूरी था। तो इसका हमारा प्रयास रहेगा कि एटलीस्ट ये इशू को पार्लियामेंट्री में भी वहाँ जाके डिस्कस डिबेट होना चाहिए, इसका चर्चा होना चाहिए, और इसको नेशनल लाइमलाइट भी मिलना चाहिए। ये रहा हमारा पहला विजन। एंड देन हमारा दूसरा चीज़ रहेगा कि हम यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो ग्राउंड रियलिटीज़ का जो इम्पोर्टेंस है उस चीज़ पे हम वो करेंगे। सो व्हेन आई मेंशन दिस सोशो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सिनारियो, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। इसका ऊपर में अभी मैं बात करूँ तो शायद से मैं 3-4 घंटे में बात कर सकता हूँ इसके ऊपर में। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ जिसको लेके ना ही कोई CBOs, ना ही कोई स्टूडेंट यूनियंस, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव, और ना ही हमारा जो पार्लियामेंटेरियंस है, इसको आज कभी तक छेड़ता नहीं है। या तो कभी कुछ घटना हो जाता है तो बस 1-2 मिनट के लिए निकाल के इस चीज़ को पब्लिक डिस्कोर्स में वहाँ से अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए बस छेड़ता है। जैसे कि जैसे आर्टिकल 371H का एक इशू रहेगा। एंड इस चीज़ पे अगर मैं अंदर घुस के बात करूँ तो इसमें बहुत निटी ग्रिटीज़ है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल 371H जो है, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का थ्रू ये एक छोटा सा एक ऑर्डर है, लेकिन ये एक स्टैट्यूटरी जो पार्लियामेंट्री एक्ट के हिसाब से बिल या कुछ नहीं है। अगर इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए तो अरुणाचल का जो सेफ गार्ड ILP सिस्टम वगैरह है वो बस इट इज़ हैंगिंग बाय ए थ्रेड, एक धागा से लटका हुआ है। इस चीज़ को अगर कश्मीर में आप लोगों ने देखा, आर्टिकल 371 है, उसमें 371 एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होने के बाद भी उसको विड्रॉ कर सकते, तो अरुणाचल कितना खतरे में है। एंड देन हैविंग सेड दैट, अरुणाचल जो है एक जियो पोलिटिकली बहुत एक सेंसिटिव स्टेट में है। सबसे अरुणाचल जो है एक सेंसिटिव पॉइंट में पूरे भारत में, वो इसलिए क्योंकि हम लोग 4 इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं। एंड देन जब इंटरनेशनल बाउंड्रीज का जो तसल होता है, जैसे डोकलाम में इशू होता है, जैसे तवांग में प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मंचुका में प्रॉब्लम्स आते हैं चाइना के एग्रेशन के हिसाब से। एंड देन वैसे ही हमारा साथ म्यांमार का बॉर्डर है। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर के अलावा भी हमारे इंटर स्टेट जो बाउंड्रीज है हम असम के साथ शेयर करते हैं। काफ़ी बार जो बाउंड्री एरियाज़ में जो है इविक्शन का या फिर रेफ्यूजी इन्फ्लक्स का बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन ये सब इश्यूज़ को बस यूँ ही हम लोगों ने जब से स्टेटहुड डे गेन किया है, बस
हवा हवा में बातों बातों में बात करते हैं, लेकिन इसका सही मायने में कोई एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने का प्रयास कहीं से नहीं आया। ना ही स्टूडेंट यूनियन से आया, ना ही कोई CBO से आया, ना ही कोई पॉलिटिकल सेटअप से आया, ना ही कोई पार्लियामेंट्री से आया। हम कोशिश करेंगे कि ये सब इशू का भी एक पार्लियामेंट्री जो फ्लोर है वहाँ जाके इसका डिस्कोर्स डिबेट जो है सही मायने में एकदम आर या पार का एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास हमें करना चाहिए। और बाकी रहेगा हमारा ये जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जैसे आप लोगों को पता है कि अरुणाचल ही एक ऐसे स्टेट है पूरा भारत में जो 100% ट्रैवल स्टेट्स है। तो बाकी जितना बाकी 7 अरुणाचल को छोड़ के बाकी 7 और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है देखा जाए तो इसमें भी कोई भी एक स्टेट जो है वो 100% ट्रैवल नहीं है, उसमें मिक्स्ड है। लेकिन हमारा जो स्टेट है 100% ट्रैवल स्टेट्स, वो भी एकदम इतना कम सा पॉपुलेशन, मुश्किल से शायद से ये जो नया सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से हम शायद से 15-16 लाख का आबादी होंगे। तो इस 15-16 लाख का आबादी में भी जो एक्चुअल में डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हम लोग बोलते हैं ना, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इट वुड बी समवेयर अराउंड 2 to 3 lakhs। बाकी जो है बच्चे होंगे या फिर बुजुर्ग लोग होंगे। तो हमें देखा जाए तो ये जो 2-3 lakhs का जो पॉपुलेशन है, इसको भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट देखा जाए तो अरुणाचल में एटलीस्ट इट इज़ अराउंड 13% राइट नाउ। 13% के जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, और जो हमारे ऐसे नेशनल एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट होवर्स अराउंड 6%। So can you imagine a state with a mere population of around 16 lakhs in which the demographic dividend is around 2 to 3 lakhs and having an unemployment rate of around 13%, which is which is more than double than the national average of 6%। ऐसे स्टेट में और ऐसे स्टेट में जहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है, जहाँ सर्विसेज सेक्टर नहीं है, जहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, तो यहाँ के यूथ का नेचुरली एक जो होप होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर में एक सरकारी जॉब का हिसाब से होता है। लेकिन जब सरकारी जॉब में ही काला बाज़ार बना के रखा है, मछली बाज़ार जैसे नौकरी को बेचा जा रहा है, तो यहाँ के यूथ कहाँ जाएंगे? या तो फ्रस्ट्रेशन में ये खुदकुशी करेंगे, सुसाइड करेंगे, या तो ये एक्सट्रीमिज्म के फॉर्म में कल को जाके पढ़ लिख के भी बंदूक उठाने पे मजबूर हो जाएगा। तो ऐसे लर्नड एंड ऐसे एजुकेटेड बोनाफाइड सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, I would never encourage our youths to go into the extremist form. So I would also, will always try to find a way towards employment। और ये सब चीज़ का सही मायने में जनरेशन के लिए हम लोगों को अगर पार्लियामेंट में कुछ बात करने का मौका मिले तो इसको सही जगह में हमने रखने का मौका मिलेगा, तो इसमें हम प्रयास करेंगे। एंड अदर सेक्टर्स आर लाइक द हेल्थ, द एजुकेशन, द टूरिज्म सेक्टर। एंड ये जो पॉइंट्स जो अभी हम बोल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर बात किया जाए तो इसमें बहुत विस्तार से हम 3-4 घंटे बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, इकोनॉमिक फ्रंट में हम जो अरुणाचल जो है एक बेगिंग बाउल है। जैसे इंडिया को, भारत को जो 1960s में बोला जाता था द बेगिंग बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग जो है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO है, इस तरीके से हम लोग जो हमेशा एड में ना एक हेल्प मांग के एक कटोरा लेके बैठता था जिससे। तो अरुणाचल आज भी 21st सेंचुरी में भी एक बेगिंग बाउल बन के रह गया है, क्योंकि सेंटर में जो भी आपको फंड प्रोविज़न दिया जाएगा, स्टेट में कोई अपना कुछ एवेन्यूज़ नहीं है। सेंटर के जो फंड ग्रांट्स आते हैं उसी में हम सीमित रह जाते हैं। इसीलिए जो सेंटर में जो गवर्नमेंट आता है अरुणाचल में ऑटोमेटिकली वही गवर्नमेंट बन जाता है। भले यहाँ कांग्रेस जीता हो, BJP जीता हो, PPA जीता हो, या फिर अनेक कोई भी पार्टी जीता हो, जो पार्टी सेंटर में आ जाता है अरुणाचल का जो पॉलिटिकल सिनारियो ऑटोमेटिकली उस चेंज आ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो अरुणाचल का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो बेगिंग बाउल पे डिपेंडेंट है। तो इकोनॉमिक फ्रंट में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ प्रोविजंस, ऐसे कुछ डिबेट या फिर डिस्कोर्स होना चाहिए कि अरुणाचल को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाना है इकोनॉमिकली एटलीस्ट। तो ये सब हमारा विजन्स रहेगा। एंड देन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जिसको हम डिटेल में हमारे मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो सर जैसे दर्शकों को बता देना चाहूँगा सबसे पहले तो आप जितना तक अभी आप सुना है, आप समझ रहे होंगे कि दे आर नॉट गोइंग फॉर द लीप्स, मतलब जो एक ट्री का जो लीप्स होता है वो उन पे नहीं जा रहा है, बल्कि सीधा उनका जड़ में जा रहा है। तो ये चीज़ समझने की बात है। सर एज ए इंटेलेक्चुअल ऑफ दिस स्टेट, तो एक चीज़ मतलब आपसे राय लेना चाहूँगा, क्योंकि एज वी हैव वॉच PAJSY फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे उन्होंने डेमोक्रेटिक मूवमेंट के थ्रू से मतलब एक स्टूडेंट का आवाज़ को सबके सामने लेकर आया है। एंड फ्रॉम दैट हम लोगों को इतना तो पता चल गया है कि आप लोगों का जो PAJSY को जो लीड कर रहा है उसमें उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है।
सो देयर इज़ नो डाउट कि हम लोग उस पर क्वेश्चन करें. सो जस्ट एज अ कॉमन पीपल ऑफ द स्टेट, आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि जैसे आपको पता है कि अभी हमारे यहाँ पे एक बीजेपी का क्रेज़ चल रहा है. जैसे लोग जो बीजेपी लीडर्स है वो लोग भी ये चीज़ को लेके बहुत ही मतलब अपना आपको ऊँचा उठाते हैं डबल इंजन सरकार के नाम से. जो हमारा जो नेशनल है उसमें भी बीजेपी है, इसके स्टेट में भी बीजेपी इसी को लेके. तो अभी यहीं से हमें देखने को मिलता है कि हमारा इस बार का जो असेंबली इलेक्शन है इस पे भी आपने देखा होगा कि हर एक क्षेत्र के हर एक कंस्टिट्यूंसी के जितने भी कैंडिडेट हैं सब टिकट देने के पहले सब बीजेपी के थे. अभी टिकट मिलने के बाद सब अपना अपना जगह में चला गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसा है कि बीजेपी में ही जाएंगे और मर्ज होना भी मस्त है. अगर वो कोई और पार्टी से भी जीत कर आते हैं तो वो बीजेपी में ही मार्च करोगे. मतलब तो इस अगर सिनेरियो को हम जज करें तो गवर्नमेंट विदाउट एन अपोजिशन, तो आप इसको किस नज़र से देखते हो? बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि अरुणाचल का जो पॉलिटिकल सिनारियो है ये मौसम के जैसे है. यहाँ सीजनल माइग्रेशन जो है एक नॉर्म बन चुका है, एक समाज का बनी बनाई व्यवस्था जो आप बोलते हैं. क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 3-4 दिन पहले ही नॉमिनेशन फाइल नहीं होने से पहले आज तक स्टेट में इतना सारा बर्निंग इशूज़ है, इतना प्रॉब्लम्स है चल रहा है. लेकिन ऐसे में जो अरुणाचल का जो पॉलिटिकल सिनारियो में जो अपोजिशन का रोल निभाना होता था, जितना भी जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टिंग है, इन लोगों को क्या करना था, एक ऐसे मौका में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स को लेके उनका चीज़ को लेके आगे बढ़ा के भले सरकार बदलना हो या फिर गवर्नमेंट नया आने का हो, अपना अपोजिशन का रोल बखूबी से निभाने का था. लेकिन आप लोगों ने देखा कि जो सीजनल माइग्रेशन है वो फुल स्विंग में था. जैसे पीपीए वाला रिजाइन करके कांग्रेस टिकट के लिए जा रहे हैं. कांग्रेस का जो सीनियर लीडर्स है इलेक्शन से कुछ दिन पहले अपने पोस्ट से रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर रहा है. तो एवरीवन इज़ रनिंग आफ्टर द रूलिंग पार्टी. एंड ये चीज़ जो थोड़ा पहले मैंने जैसे बताया बेगिंग बाउल का जो पॉलिसी है यहाँ बहुत बखूबी से निभाया जाता है. तो वेरी सैडली अरुणाचल में है दिस आर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर हैंड्स इन ग्लोब जो बोलते हैं ना, छट्टे बट्टे हैं. क्योंकि यहाँ में अपना कोई आइडियोलॉजी है नहीं, जहाँ वो हवा बहता है उसी में जाने का है. तो ऐसे में जो एक रीजनल जो यहाँ के इंडिजिनस जो राइट्स है या रीजनल जो इंटरेस्ट है उसको सही मायने में प्रमोट करने का जो पॉलिटिकल विलिंगनेस है वो हमारा अरुणाचल में कहीं दिखाई नहीं देता है. ये इसलिए भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि यहाँ में एक कमिटेड एक इंडिजिनस राइट्स को प्रमोट करने वाला कोई सच्ची लीडर जो है, लीडरशिप जो है उस जो हवा का झोंका है उसका अगेंस्ट में खड़ा करने के कोई रेडी नहीं है. तो ऐसे में जैसे अभी आपने पूछा कि इसको मैं कैसे देखता हूँ बोलने से, तो दिस इज़ ए वेरी सैड सिचुएशन फॉर द डेमोक्रेसी in the state of Arunachal Pradesh, because this is not just like it is not just killing the spirit of democracy, but I would say it is a murder of the democratic right that is bestowed upon the people of Arunachal Pradesh. So I wish कि ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे कोई लीडर आगे आए जो सही मायने में एट द फेस ऑफ द एडवर्सरी खड़े होके, ब्लंट होके, निडर होके रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करे. जैसे रीजनल पार्टीज जैसे कि बंगाल में है, जैसे केरला में है, जैसे आंध्र प्रदेश में है. यहाँ रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टीज आके बहुत आसान से रिप्लेस नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ का रीजनल जो आइडेंटिटी है, वहाँ का रीजनल जो इंटरेस्ट है वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेकिन वेरी सैडली वी अरुणाचल वी लैक दैट. एंड ऑल्सो दिस इज़ अ फैक्टर वाई इट इज़ वेरी ईजी फॉर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टू वर्क ओवर एनी काइंड ऑफ सोशल इश्यूज दैट इज़ गोइंग ऑन. अनदेखा करने का ये बहुत बड़ा फैक्टर भी है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं जो है हम रूलिंग पार्टी में आ जाएंगे एंड देन उसमें इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कभी होंगे नहीं. तो सर अभी जैसे आप इस बार 2024 में जो हमारा अरुणाचल वेस्ट की तरफ से आप एज ए एमपी खड़े होंगे, तो यहाँ पे आप देखने की बात ये है कि आप किसके साथ compete कर रहे हो. तो अगर एक कॉमन पब्लिक के हिसाब से, जैसे ऐसे अगर हम आपसे अभी बात नहीं करके जैसे आपको मैं जस्ट देख रहा होता, तो मैं यही सोचता कि इशू बेस्ड इट्स गुड कि आप आ रहे हैं. लेकिन एक छोटा सा लड़का जो पॉलिटिक्स में कभी रहा ही नहीं, एक प्योर हार्ट के साथ, एक प्योर इंटेंशन के साथ आप सिर्फ आ रहे हैं,
बिना एक आपकी कोई भी मॉनिटरी सपोर्ट के साथ, नो फाइनेंशियल स्टेटस, इसके बाद आपके पास जो आज जिसके साथ आप compete करने जा रहे हो श्री किरण रिजिजू जी, उसके बाद आता है हमारा जो फॉर्मर सीएम श्री नाबम तुकी जी, जिन्होंने हाल ही में आईएनसी से अरुणाचल वेस्ट के लिए उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। फिर अभी आता है ये बिम्पक सेगा जी। उसके बाद हमारा जो अभी बहुत ही इसमें चल रहा है, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तोको शीतल जी। तो उनके अगेंस्ट में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? क्या लगता है कि आप उनके साथ compete करके क्या उनसे आगे निकल पाओगे? जी, आपके जो क्वेश्चन का आंसर पे मैं नहीं आने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अ, ये जो 28 साल का जो लड़का एमपी के लिए आज खड़ा हो रहा है, विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकिंग, विदाउट एनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिना कोई पैसा का, बिना कोई सपोर्ट का, जो कल तक बंद कमरा में किताबों के पीछे 12 घंटा बैठ के पढ़ाई कर रहा था, आज ऐसे लड़का को ये एमपी का इलेक्शन में जो स्टालवर्ड्स है यहाँ का, जो सीजन पॉलिटिशियंस है, जो यूनियन मिनिस्टर है, जो फॉर्मर सीएम रह चुका है, ऐसे बड़े बड़े लोगों का बीचों में खड़ा करके एक चुनाव में ऐलान करना, ये शायद से कभी सपने में भी किसी ने इमेजिन नहीं किया था। एंड पार्ट ऑफ मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज स्टिल अनएबल टू प्रोसेस दैट आई हैव टेकन दिस कॉल, बट सिचुएशन हैज सो कंपेल्ड मी दैट आई हैड टू टेक दिस कॉल फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज समाज में एक फीलिंग है और वो हम सब महसूस कर पाते हैं, वो ये है कि अरुणाचल में बहुत हो गया ये सब चीज़, अब चाहिए बदलाव, और बदलाव का जो चाह है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ का पॉलिटिकल सेटअप जो है पैसा से चलता है, फेम से चलता है, पॉपुलरिटी से चलता है, जो कि हमारे पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सिचुएशन का जो वो है सिचुएशन का असेसमेंट करके हमें लगा कि इस बदलाव के लिए किसी को तो शुरुआत करना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हर कोई बैठ के सोचता है कि पहले आप कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप कीजिए। तो इसका चक्कर में जब आप में हम जब गिन के जब बैठ जाते हैं, ऐसे में गाड़ी निकल जाता है। तो ये एक आखिरी मौका था जहाँ कोई तो हिम्मत दिखाए आगे आके, चाहे वो आपके सामने कोई भी खड़े हो, लेकिन आप इशू में कमिटेड हो के, आपका इंटीग्रिटी सही हो, आपका जो कॉन्साइन सही जगह पे हो, ऐसे हो के खड़े हो के किसी को तो लीड देना था। तो मैंने सोचा कि चलो ये हमारा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो टीम है, इन लोगों का लीडरशिप मैंने पूरा अरुणाचल का पब्लिक ने देखा कि इनका इंटीग्रिटी, इनका सोच, इनका कमिटमेंट सही जगह है। तो हमने अपना जो लीडरशिप रोल है बखूबी से पिछले 2 साल में पब्लिक के सामने रखा। तो हम आशा करते हैं कि इसी पे पब्लिक को एक सही मौका देख के एक सही लीडर को सही जगह में पहुंचाने का मौका मिलेंगे। तो आपका जो सवाल है, अब मैं उस पे आता हूँ। जैसे आपने जैसे बोला कि किरण रिजिजू सर है, वो हमें फॉर्मर सीएम और आईएनसी का जो प्रेसिडेंट है नाबम तुकी जी है, वैसे तोको शीतल जी है, वैसे रूही तुगु है, बिम्पक सिगालोक है। तो इन लोगों से मैं कैसे compete कर पाऊँगा और मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले तो मैं राइट नाउ आई एम नॉट कंसर्न्ड एट ऑल मेरे सामने कौन है, उनका क्या सोच विचार है, उनका क्या आइडियोलॉजी है। तो ना ही मेरा इनसे कोई पर्सनली एनमिटी है, ना ही उनसे कोई पर्सनल ग्रज है। लेकिन एक चीज़ मुझे बिल्कुल पता है कि वो मेरे दिल में मैं क्या सोच के आ रहा हूँ इसमें, व्हाट इज़ माई कमिटमेंट एंड व्हाट इज़ द पर्पस दैट आई हैव स्टेप डाउन, एंड ऐसे क्या चीज़ ने मुझे मजबूर किया इस ऐसे कदम लेने के लिए, वो लेके मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। सो अगर आप लोग को सोचते हैं कि ये एक छोटा सा 28 साल का जो लड़का है, ये आके इन लोगों के पास कम्पीट कर पाना, तो ये एक मजाक जैसा भी आप लोगों को लग सकता है। लेकिन प्लीज़, इफ़ दैट इज़ द केस, प्लीज़ आई अपील to the entire people of Arunachal Pradesh, तेची राणा एज ए पर्सन, 28 साल का जो लड़का है, 28 ईयर्स का जो लड़का है, तेची राणा को बिल्कुल मतदान मत कीजिएगा। तेची राणा के नाम से आप वोट मत कीजिए। लेकिन आप लोगों को मैं इतना ज़रूर अपील करना चाहता हूँ कि ये तेची राणा जो है, ये 28 साल का जो लड़का है, ये क्या विज़न लेके आ रहा है, इसका सोच क्या है, ये सोसाइटी को लेके कहाँ जाके देखता है, कल को इसका टीम जो है, इसका कमिटमेंट जो है कहाँ तक रहेगा। अगर सोसाइटी को उससे आप लोगों को बेनिफिट दिखाई देता है, और आप लोगों को लगता है कि जो पेपर लीकेज स्कैम जो है, पेपर लीकेज स्कैम जो गलती है, अगर चांदनी होटल में एग्ज़ाम लिखना गलत है, अगर पेपर का रीसेलिंग करना गलत है, अगर टॉप 10 में 6 लोगों को आउट होना गलत है, होटल में एग्ज़ाम्स लिखना गलत है, अगर रेंट हाउस में पेपर को दोबारा लिखना गलत है, तो तभी ही मुझे
आपका जो वैल्यूबल वोट है मेरे सपोर्ट में दीजिएगा। अदरवाइज़ यदि आप लोगों को लगता है कि जो अभी जैसे मैंने बताया APPSC पेपर लीकेज का स्कैम जो है वो आप लोग को मंजूर है, पेपर चांदनी होटल लुक में लिखना आप लोग को मंजूर है, अगर आप लोग को लगता है कि पेपर का रीराइटिंग रीसेलिंग होना सही है, अगर आप लोग को लगता है कि ये गवर्नमेंट जो इस इशू को रिजॉल्व नहीं करके इलेक्शन मोड में घुस के पैसा के बदौलत जो जीतने का जो इलेक्शन का प्रक्रिया है वो सही है, अगर आप लोग को लगता है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज का इशूज़ है, पॉलिटिकल इशूज़ है, इकोनॉमिक इशूज़ है, जिसको एग्जिस्टिंग जो लीडर से आज तक कोई बात नहीं कर पाया सही मायने में, उसको सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया, इसको एज इट इज़ आप लोग एक्सेप्टेंस दे पाते हैं, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेटस को, जैसे कि ऐसे ही जैसे है वैसे ही रहने दे। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ सही है तो मुझे बिल्कुल बहुत मत कीजिएगा, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी का थ्रू आप लोग जाइएगा। तो ऐसे में पब्लिक को डिसाइड करना है कि आप लोगों को किस तरह का लीडर चाहिए, कल को आपका जो पार्लियामेंटेरियन है किस तरह का आप लोग को रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और नेशनल लेवल में किस तरह का रिकग्निशन स्टेट अरुणाचल ऐसे स्टेट आप लोग को चाहिए। तो मैं कभी इस पॉइंट में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि मेरा सामने किरण रिजिजू है, क्योंकि हालांकि पैसा के मामले में अगर मैं इनसे compete करूँगा, अगर इनसे मैं अगर पॉपुलरिटी के हिसाब से compete करूँगा, इससे मैं उम्र के हिसाब से compete करूँगा, तो आई क्लियरली सी आई स्टैंड नोवेयर, क्योंकि इनसे compete कर पाना शायद से अरुणाचल में कोई उसका ख्वाब भी नहीं देख पाता है। लेकिन फिर भी ये 28 साल का जो लड़का है आप लोगों के सामने खड़ा है, और मैं अपना जो 100 मीटर का जो रेस है यहाँ से, उसमें मैं आसपास में मेरे सामने कौन है उसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन द फिनिशिंग लाइन वेयर आई हैव टू बी, एंड विद अ ग्रेट कन्विक्शन आई फील लाइक this is one of the last opportunity that the people of Arunachal has to bring about the real change, और जो बदलाव आप दिल में चाहते हैं वो मौका हम जो है पब्लिक को आप लोग के सामने एक बार देना चाहते हैं। इसीलिए हमने कोशिश ये भी किया था कि ये जो पेपर लीकेज स्कैम का जो इशू है ये पूरा अरुणाचल के इशू है, ये ना ही एक कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का है, ना ही कोई एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी का है, ये पूरा अरुणाचल का इशू था। तो इसलिए हमने कोशिश किया था कि हमारे तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी दोनों तरफ से जाए, तो ताकि हालांकि हमारा ग्रुप जो है एस्पायरेंट का ग्रुप है, यूथ्स लोग है, अनएम्प्लॉयड है, किसी को भी इलेक्शन में कूदना किसी का ख्वाब में भी शायद से नहीं है, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर एस्पायरेंट्स लाइक अनएम्प्लॉयड यूथ्स टू जंप इनटू द इलेक्शन लाइक दिस। फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया कि पेन अरुणाचल के इशू को, पेन अरुणाचल का कंसेप्ट है, इसमें जितना भी दिल दुखा है वो पूरा अरुणाचल का दुखा है। तो हमने कोशिश किया कि ईस्ट और वेस्ट में जो दोनों जो अरुणाचल का जो लोग रहते हैं उनको एक बराबर का एक मौका मिले। तो मैंने ईस्ट में भी ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था, जो कि सैडली रिजेक्ट हो गया, और अभी वेस्टर्न पार्लियामेंट्री सेक्शन से भी मैंने नॉमिनेशन फाइल किया जो अभी के एक्सेप्टेंस पॉइंट में है। तो हालांकि हमने दोनों पॉइंट पे कोशिश किया अपॉर्चुनिटी देने के लिए दोनों साइड के लोगों को, लेकिन फॉर सम रीज़न एक मेटेरियलाइज नहीं होने से भी हम चाहते हैं कि पूरा अरुणाचल जो है इसमें भरपूर हमारा सहयोग कीजिएगा। एक पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो ये इनिशिएटिव है, ये कमिटमेंट है, ये आप लोगों के लिए है, और ये कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस लेके हमने नहीं किया है। हमें बदलाव चाहिए और उस बदलाव का सही शुरुआत इसी से होना चाहिए। जो मनी कल्चर का जो पॉलिटिक्स है यही से ख़त्म होना है। तो ये हमारा एक सोच है, ये हमारा एक प्रयास है। थैंक यू। एंड सर लास्टली सर ने तो आप सबको अपील कर ही दिया है, उनका जितना भी विजन्स है, इसके बाद जो भी रीजन्स है वो इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वो भी सर ने आप सबको बता दिया है। तो अभी आखिर में यही चाहेंगे लोग कि आप उनके जगह कब पहुंचोगे। जैसे पता है कि अरुणाचल वेस्ट में कम जगह नहीं है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अरुणाचल में आपको टूर करना पड़ेगा कैंपेन के लिए। तो और लोग भी चाहेंगे कि हाँ PAJSC से अगर कोई आता है तो उन्हें हम भी इन पर्सन सुनेंगे, तो उनका भी ये ख्वाब होगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि वो अपने कैंडिडेट को जाने पहचाने। क्योंकि एज ऑफ नाउ आई थिंक कि हमारा जो यहाँ का अरुणाचल में जो मेन स्ट्रीम मीडिया चल रहा है अभी उनके द्वारा जितने तक पहुँचा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़कर हमारे अरुणाचल में बहुत सारा है। क्योंकि मेनी प्लेसेस, जैसे स्पेशली बात करें हमारे कंस्टिट्यूंसी के, तो देयर इज स्टिल मेनी प्लेसेस जहाँ पे रोड नहीं है, ये भी नेटवर्क कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का बात ही मत करो। सो उन लोगों का भी रीज़न क्या है ये नहीं होने का। अभी आप जो पॉइंट
आपने निकाल के अभी जो अपना आपका जो विज़न है उसी पे ये सब भी आ जाता है। तो आप उन तक कैसा पहुँचोगे? मतलब क्या आपका कैंपेनिंग का प्लानिंग क्या है? एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इस जो कैंपेनिंग की जो प्लानिंग है, हमारे पास यहाँ चैलेंजेस ज़्यादा है। चैलेंजेस मतलब कठिनाई ज़्यादा है और टाइम का बहुत मारामारी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत करना है। और जैसे आप लोगों को पता है कि आज 31 है और इलेक्शन जो वोटिंग डेट है, पोलिंग डेट जो है 19 अप्रैल को है। तो हमारे पास मुश्किल से 17 या 18 डेज़ के आसपास का है। तो 17-18 डेज़ में वेस्टर्न पार्लियामेंट्री सेक्शन में 16 डिस्ट्रिक्ट्स है। 16 डिस्ट्रिक्ट्स में 33 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। 33 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अराउंड 2000 के ऊपर का पोलिंग स्टेशंस है। तो इतना लिमिटेड टाइम में इतना सब डिस्ट्रिक्ट भी कवर कर पाएंगे कि नहीं, हम ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा चैलेंजेस जो है, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे पास तो पैसा बिल्कुल है नहीं, और पैसा के ऊपर में हम इलेक्शन कर भी नहीं रहे। तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एक बार पहुंच के आप लोगों से रूबरू बात करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन ये बोलते हुए भी जो मेरे पास जो प्रैक्टिकल चैलेंज है, जो मेरे पास प्रैक्टिकल जो कठिनाई है, वो आप लोगों के सामने, पब्लिक लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। वो ये है कि पैसा बिल्कुल नहीं हो के भी मुझे कम से कम आप लोगों तक पहुंचने के लिए जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, कम से कम वो तो मैनेज कर पाएगा। लेकिन मेरे पास वो भी पूरा करने के लिए पैसा है नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इसीलिए इसके थ्रू मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मैं तेची राणा, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट फ्रॉम वेस्टर्न पार्लियामेंट, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के पास में रूबरू होकर बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। लेकिन मेरा जो व्यवस्था है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग जहाँ जहाँ मैं पहुँचूँगा, हमारा टीम जो है एक आइटनरी का एक लिस्ट डाल देंगे कि इस दिन को हमारा टीम यहाँ पहुँचेगी, इस दिन को यहाँ पहुँचेगा। वो एडवांस नोटिस आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम जो है अभी के समय में बहुत ऑक्यूपाइड है, तो हमारा टीम भी अपना हिसाब से काम करे। तो पूरा जनता से, अरुणाचल पूरा पब्लिक से आप लोग को एक दिल से एक दरख्वास्त करना चाहते हैं, एक अपील, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो मोबिलाइजेशन का जो प्रोसेस रहेगा, जो कैंपेनिंग का प्रोसेस रहेगा, वहाँ में आप लोग बढ़ चढ़ के साथ दीजिएगा। और हमारा जो है खाने पीने का, रहने का, जो आप लोग इनकेस आप लोग मैनेज कर पाता है बोलने से, हम लोग आप लोग तक मैक्सिमम एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि तभी भी शायद से 16 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आप लोग तक आए, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुँचे, आप लोगों को रूबरू होकर बात करें, आप लोगों के सामने से आप लोग का जो ग्रीवांसेस है वो सुने, और आप लोगों के साथ में जो कॉन्फिडेंस है वो साथ आगे बढ़ के करें। और हमारे पास जो है, जैसे हमने बताया कि मैं एक अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार लड़का हूँ। मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में मुश्किल से 20,000 रुपये है, और मेरे पास मैं एक किराए के घर पे भी रहता हूँ। आलो तक पहुँचने के लिए, दापोर रिजर्व तक पहुँचने के लिए, तवांग तक पहुँचने के लिए, बोमदिला तक पहुँचने के लिए, बाकी और भी जितना डिस्ट्रिक्ट्स है हेडक्वार्टर्स में पहुँचने के लिए, शायद से मेरे पास में उतना तेल का बारा निकालने का भी पैसा नहीं है। तो आप लोग जो है अपना अपना कैपेसिटी में विलिंगली एक बदलाव के लिए, एक बेहतर अरुणाचल के लिए, आप लोगों का सही आवाज़ को सही जगह में रिप्रेजेंट करने देना चाहते हैं, तो आप लोग बढ़ चढ़ के आगे आके हमारा सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा इसमें वॉलंटियर कर दीजिएगा। और सही मायने में जब इतना सारा चीज़ चल रहा है और इलेक्शन इतना नज़दीक है, और यहाँ में हमारे पास में वॉलंटियर्स का भी बहुत कमी है, तो आपका माध्यम से हमें आप पूरा अरुणाचल को तहे दिल से हाथ जोड़ के भी विनती करना चाहते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के अपने हिसाब से एक यूथ का जो एक ड्रीम है उसको आगे रखने के लिए, एक अरुणाचल में एक नया सोच को जगह देने के लिए, एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के लिए आप लोग जो है खुद से वॉलंटियरली आगे आके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हमारा जो वो है इस कैंपेन में, इस रेवोल्यूशन का एक स्ट्रगल में, ये संघर्ष में हमारा साथ दीजिएगा। और हमें ज़रूरत है बहुत सारे वॉलंटियर्स का, बहुत सारे डिपार्टमेंट में हमें काम करना है। एंड देन हमें इस इलेक्शन का प्रोसेस में हमें बहुत सारा पोलिंग एजेंट्स का भी ज़रूरत होगा। यूजुअली होता है कि पोलिंग एजेंट्स को उस एक दिन के लिए, उसको चाय पानी के लिए, खाने के लिए, उस एक दिन के लिए, सस्टेनेबल के लिए कुछ पैसा देना होता है। लेकिन मैं आप लोगों को खुले हाथ से, तहे दिल से आप लोगों के सामने पूरा खुला किताब के हिसाब से मैं रख रहा हूँ कि मेरे पास वो पैसा भी नहीं है शायद से मैं पोलिंग एजेंट पे अपॉइंट कर सकूँ। लेकिन पोलिंग एजेंट अपॉइंट नहीं करने से आप लोगों को पता है कि अरुणाचल में एक ट्रेंड चल रहा है अनअपोज का। अनअपोज ये किसी अलग पार्टी से नहीं हो रहा है, अनअपोज ये हो रहा है बीजेपी के रूलिंग पार्टी से। और बीजेपी का जब रूलिंग पार्टी से अनअपोज हो जाता है
तो आप लोगों को पता है कि यहाँ लोकल इलेक्शंस में बहुत मसला है, यहाँ में बहुत सारा निटी ग्रिटीज और डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ में पैसा का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। तो जब अनअपोज आपको लोकल एमएलए हो जाता है कि वहाँ का डायरेक्ट कैंपेनिंग अब खुलेआम पूरा पब्लिक में जा रहा है कि वहाँ का जो लोकल एमएलए जो है अनअपोज होकर वो सारा पब्लिक को बोल रहा है कि बढ़ चढ़ के बीजेपी का कैंडिडेट को ही मतदान करना चाहिए, और उनका पोलिंग एजेंट भी शायद से बूथ कैप्चरिंग के हिसाब जैसे ही होगा, क्योंकि वो जो है अपना हिसाब से सारा जो वोटिंग है वो अपना ही एक पार्टी का उसमें करेंगे। तो आप लोगों से सभी से अपील है कि इस चीज़ को होने ना दें, और सही मायने में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को अपना एक राइट है जो आपको 5 साल में एक बार यूज़ करने का मौका मिलता है, ये आपका एक ब्रह्मास्त्र है। इस चीज़ को जो लास्ट वेपन है, इसको सही मायने में अपना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से जो राइट है, आपको वोटिंग राइट है, इसको आप लोग सही में अपने आप ही जाके आप जो भले आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए अनकंटेस्ट हुआ हो, तो एमपी के लिए भी आप लोग जो है एक रेस्पॉन्सिबल वोटर के हिसाब से पहुंच के आप लोग अपना ही हाथों से अपना एमपी को सोच समझ के वोट कीजिएगा। और हम चाहते हैं कि पूरा अरुणाचल में जहाँ जितना भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जितना भी पोलिंग स्टेशंस है वेस्टर्न पार्लियामेंट में, उससे सभी लोगों से जो पोलिंग एजेंट के हिसाब से भी आप लोग वॉलंटियर कीजिएगा, और देन इस इलेक्शन को सही मायने में एक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और डेमोक्रेटिक का जो एक्चुअल स्पिरिट है उसको अपहोल्ड करने में हमारा हेल्प कीजिएगा। अदरवाइज ऐसा सोच, इस तरह का जो इलेक्शन शायद से अरुणाचल में दोबारा कभी होंगे नहीं, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये एक अजूबा का जैसे है, शायद से दोबारा ये मौका मिले ना मिले। तो ये जो आपका एक मौका हम पे अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एक सेक्रीफाइस के हिसाब से आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हैं, कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि इसको में भरपूर अब लोग आगे बढ़ चढ़ के हमारा साथ दीजिए, और इस इलेक्शन को एक सही मायने में एक ट्रू स्पिरिट के हिसाब से ट्रू और ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने में हमारी मदद कीजिएगा। थैंक यू।